Hello guys, how are you? Welcome back to my channel Biology Riders. So before I start the video, new people subscribe my channel right now. So here I am going to start new chapter number 17, breathing and exchange of gases. But in this video I am going to tell you the topic breathing and its mechanism. So without wasting your time, ready for the ride. So guys, what is breathing? क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रीथिंग लाइक इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? कि हमने ऑक्सीजन इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग. बट क्वेश्चन इज व्हाट इज एस्पिरेशन? क्या ब्रीथिंग और एस्पिरेशन सेम होता है? क्या दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है? सो लेट्स टेक अ लुक. एक्चुअली में ब्रीथिंग एक प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस, लाइक एक्सचेंज ऑफ अ गैसेज. लाइक ऑक्सीजन हमने एटमॉस्फेयर से लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने सेल्स से लेकर बाहर छोड़ दिया. इसे हम इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीथिंग, ठीक है? लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स. बट व्हाट इज एस्पिरेशन? इन ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड टू फॉर्म CO2, H2O एंड एनर्जी. इसमें क्या है? रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन हो रही है. रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, एसिमिलेशन हो रहा है, विच मीन्स कि टिश्यू अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को इन अ सिंपल कंपोनेंट्स. तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसे बोलते हैं हम. कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में, विच प्रोड्यूस CO2 एंड H2O एंड एनर्जी. एनर्जी ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, और ये एनर्जी जो है हम यूज़ किस लिए करते हैं? डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने. बट सो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है. सो लेट्स टेक अ लुक. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम लोअर एनिमल से स्टार्ट करते हैं, चलो. बट लोअर एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते क्योंकि उनके पास ब्लड नहीं होता. और एक्चुअली में जो ब्लड है वो एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गैसेस, ठीक है? एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो अब जैसे ये एक नदी है और उधर हमारे एक बोट है, ठीक है? इधर इंसान बैठ के इधर से इस जगह पे जाएगा तो इसमें हमें नदी के पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना. ऐसे ही सेम जो हमारा ब्लड है वो O2 को लेता है यहाँ से और CO2 तक पहुँचाता है, ठीक है? तो ये क्या है, मैं ब्लड क्या है? ब्लड एक मीडियम है ना, कि O2 इधर जा रहा है और CO2 इधर जा रहा है, वापस आ रहा है. तो ब्लड एक मीडियम है, तो ब्लड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो गाइस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो एक ही होता है हमारे पास, लंग्स, जो कि पेयर में होता है. बट रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है वो नोस्ट्रिल से लेकर एल्वुलाई तक होता है. सो नोस्ट्रिल से लेकर एल्वुलाई तक जो भी हमारे पास है, जैसे कि नोस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी हो गया, पेयर ऑफ इंटरनल लेयर्स हो गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड देयर ब्रांचेस, एंड लास्ट एल्वुलाई ऑफ अ लंग्स, जो एल्वुलाई की लंग्स हैं वहाँ तक जो भी है वो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है. सो एक करके हम सबको डीपली पढ़ते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक ऑन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल. सो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का. तो आपको पता है हमारे पास होल्स होते हैं नोज़ के, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जो कि कहाँ पर जाते हैं? सीधा नेज़ल चैम्बर में. नेज़ल चैम्बर में किसके थ्रू जा रहे हैं? पैसेज के थ्रू जा रहे हैं. जो नेज़ल चैम्बर होता है वो उसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है? ब्लड की सप्लाई, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, जिसकी वजह से वो हमारे इनकमिंग एयर है उसको हमारे टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर तक ला देता है. मतलब नेज़ल चैम्बर में म्यूकस भी होता है क्योंकि उसके पास ग्लोबेट सेल्स होते हैं. तो ग्लोबेट सेल्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. सो म्यूकस जो होता है वो सरफेस को स्टिकी बना देता है, ठीक है? जिसकी वजह से जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो अगर इसके पास कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो हमारे नोज़ पे आकर अंदर जो होके वो ट्रैप हो जाते हैं. जो इंटरनल लेयर्स क्या होता है? पोस्टीरियर ओपनिंग होती है नेज़ल कैविटीज़ की, जो कि कहाँ पर ओपन होती है? नासोफैरिंग्स के अंदर, ठीक है? व्हाट इज़ नासोफैरिंग्स? नासोफैरिंग्स पोर्शन होता है फैरिंग्स का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर ही पास होती है, फूड एंटर नहीं होता. उसी पार्ट को फैरिंग्स, उसी पार्ट को बोलते हैं हम नासोफैरिंग्स, ठीक है? जो कि ओपन किस में होता है? ट्रेकिया के अंदर, थ्रू द ग्लोटिस ऑफ अ लैरिंग्स. व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स. लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स इसे बोलते हैं, ठीक है? ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ अ ट्रैकिया, ठीक है? और उसकी जो लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं?
लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है हम उसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। और ग्लोटिस जो होता है, ग्लोटिस को कौन कवर करता है, एपिग्लोटिस। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि एपिग्लोटिस जो है एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है, ठीक है, हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर जाने से एपिग्लोटिस बचाता है ग्लोटिस को, ठीक है। देन ट्रेकिया, ट्रेकिया जो है वाइंड पाइप कहलाती है, ठीक है। ट्रेकिया कहाँ तक एक्सटेंड करती है, लेवल ऑफ अ फिफ्थ थोरेसिक कैविटी, हमारे थोरेसिक कैविटी के फिफ्थ लेवल तक जो ट्रेकिया है उसकी ट्यूब एक्सटेंड करती है, ठीक है। उसके बाद वो डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। हमारी ट्रेकिया है वो एक लाइन होती है उसके ऊपर कि कार्टिलेजिनस रिंग्स से वो कवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रिवेंट कर सके कोलैप्सिंग से। कोलैप्स अगर हो गई तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, इस वजह से इसमें सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि प्रिवेंट करती है कोलैप्स करने से, ठीक है। और जो ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो चुके थे वो भी डिवाइड हो जाते हैं हमारे किसके अंदर, एक तो प्राइमरी के अंदर, देन सेकेंडरी, टर्शरी और फिर ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स को हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई, जो लास्ट वाली ब्रोंकाई होती है, जो कि ब्रोंकियोल्स होती हैं विच गिव राइज टू द नंबर ऑफ एल्वोलाई, ठीक है। ब्रोंकियोल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, नंबर ऑफ एल्वोलाई को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एल्वोलाई, एल्वोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे से बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारी लंग्स के अंदर, बोथ लंग्स के अंदर 300 मिलियन होते हैं, ठीक है। इसमें इसकी जो बाहर की कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत पतली होती है और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो क्या है, एल्वोलाई जो है वो इन्वॉल्व होती है इन द एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस। क्यों, क्योंकि इसके पास सप्लाई किसका है और क्लोज कॉन्टैक्ट किसकी रहती है, वो ब्लड वेसल्स के, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस। सो एल्वोलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस, ठीक है। सो कार्टिलेजिनस शीथ की जैसे मैंने आपको बताया था जो ट्रेकिया पे कवर होता है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई के ऊपर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के ऊपर और टर्शरी ब्रोंकाई के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेयरस टर्मिनल ब्रोंकाई जिसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, एल्वुलर डक्ट, ठीक है, और एल्वुलाई सेक्स, इसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए जैसे आप लोगों जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पर सी शेप की कार्टिलेजिनस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये टर्मिनल ब्रोंकाई तक प्रेजेंट होती हैं, ट्रेकिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन अ लंग्स। सी गाइस, लंग्स सबको पता है सबके पास पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर टाइट चैम्बर। ये बहुत बार सुना भी होगा कि एयर टाइट चैम्बर मतलब जहाँ से एयर पास नहीं होती है, आर पार पास नहीं होती है इतना, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है कि लंग्स को कवर कर रखा है। लंग्स को कैसे कैसे कवर कर रखा है मैं आपको बताती हूँ। थोरेसिक चैम्बर जो है, फर्स्टली जो डॉर्सल है, डॉर्सल मतलब पीछे की साइड, कैसे, अब डॉर्सल और वेंट्रल में हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसे याद करने की टेक्निक है कि आप डॉर्सल मतलब डॉर्सल सो रहे हैं, तो सो रहे में क्या होता है कि SOR इसमें भी आ रहा है, DOR में डॉर्सल आ रहा है, तो सोते हम किस समय पर, किसकी साइड है, बैक साइड पे सोते हैं ना, तो मतलब बैक साइड जो हमारी वो डॉर्सल है, सो रहे हैं और डॉर्सल, ऐसा याद कर लेना, ईजी रहेगा। सो डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड, वेंट्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है हमारे थोरेसिक चैम्बर में, ठीक है, ठीक है। और आगे की साइड वेंट्रल साइड में हमारा स्टर्नम होता है, ठीक है। लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट होती हैं, पोस्टीरियर साइड में मतलब नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो डायाफ्राम प्रेजेंट है लंग्स के, और एंटीरियर ऊपर की साइड हमारे क्या है, क्लैविकल प्रेजेंट है, जिसे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। सो जो लंग्स होता है उन पे दो लेयर होती है, एक पैराइटल लेयर होती है, पैराइटल प्लूरा जिसे बोलते हैं, और सेकंड होती है विसरल प्लूरा। सी गाइस, लास्ट चैप्टर में जैसे मैं बताया था कि लीवर के लिए हैपर यूज़ होता है, वैसे ही लंग्स के लिए प्लूरा यूज़ होता है, ठीक है। सो जो लंग्स होता है उस पर दो लेयर होती है, एक पैराइटल और एक होती है विसरल। सो जो फर्स्ट पैराइटल लेयर है, इधर देखिए डायग्राम के अंदर, तो ये किसके कॉन्टैक्ट में आती है, ये बाहर की साइड है ना, तो इसके बाहर क्या है, थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, तो ये थोरेसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में आ रही है। वेयरस जो कि हमारी जो विसरल प्लूरा है वो किसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, लंग्स सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ रही है। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ लेयर्स, विसरल एंड पैराइटल लेयर। इनके बीच में एक कैविटी होती है, उसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी। एक्चुअली में प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड्स होता है जो कि प्रोवाइड क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन, See, during breathing, because of the pleural fluid, these two layers slide over each other without the friction.
अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा सो दे विल डैमेज द लंग्स एंड इट अफेक्ट आवर ब्रीथिंग ऑल्सो, ठीक है। सी राइट लंग इज़ शॉर्टर ड्यू टू द एकोमोडेशन ऑफ अ लीवर, ठीक है। लीवर की वजह से यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो है इसकी जो है शॉर्ट हो जाता है वो हाइट में, ठीक है। वेयर एज जो लंग्स है वो नैरो होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है, और हार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ये इधर नोच प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच, ठीक है। जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो क्या होता है हमारा नैरो होता है, ठीक है। वेयर एज जो हमारे राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं, किसकी वजह से, एक ट्रांसवर्स और ऑब्लिक फिशर की वजह से 3 लोब्स में वो डिफरेंस होता है, ठीक है। 1 2 और ये 3, ये 3 लोब्स में हो गया डिविजिबल। बट जो हमारा लेफ्ट वाला है वो हमारा सिर्फ 2 लोब्स के अंदर होता है बिकॉज ऑफ द ऑब्लिक फिशर, एक 1 और एक 2, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज और रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफाइन हो चुके हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दे हैव 2 पार्ट, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। अभी कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर एल्वुलाई तक, वो क्या था, हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज था। बट कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, जो हमारे नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियोल्स तक होता है, वो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन होता है, सिर्फ कंडक्ट करना एयर को, क्लियर करना एयर को, जैसे बताया था मैंने, वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, और ब्रिंग द टेम्परेचर नॉर्मल टू द बॉडी, ठीक है। उनको जो हम एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसको हमारे नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आना, तो ये सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शंस होते हैं। ये 3 फंक्शन होते हैं, और ये तीनों फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियल्स तक, ये 3 फंक्शंस होते हैं। वेयर एज जो एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट है, मैंने पहले ही बताया अभी कि एल्वुलाई क्या है, एक्सचेंज पार्ट है, जहाँ पे एक एक्सचेंज साइट है, मेन एक्सचेंज साइट है, जहाँ पे डिफ्यूजन होता है गैसेस का, O2 का और CO2 का डिफ्यूजन होता है एल्वुलाई के अंदर। तो ये क्या है, एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट है, ठीक है। एल्वुलाई और एल्वुलाई डक्ट का उसका फंक्शन क्या है, सिर्फ डिफ्यूजन करना है गैसेस का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में स्टेप्स क्या क्या हुए, अभी तक तो हमने सारा पैसेज पढ़ लिया, इसका सारा रूट पढ़ लिया, अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। सो फर्स्टली ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली वी टेक ब्रीथ, ठीक है, सिंपल इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, जिसमें हमारा सिंपल इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेलेशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ब्रीथिंग। देन उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ अ गैसेस बिटवीन द एल्वुलाई एंड द ब्लड। जब हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और वो एल्वुलाई तक पहुंचता है, ठीक है। एल्वुलाई के पास मैंने बताया कि क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में भी होता है ब्लड कैपिलरीज के। तो एल्वुलाई क्या करता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेकर वो किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गैसेस थ्रू द ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो है हमारे O2 जो है पहुंच चुका है। इसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैस का बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। जब O2 है हमारे ब्लड के पास तो वो क्या करेगा, ब्लड जो टिश्यूज़ को वो जो है O2 दे देगा, जहाँ से वो CO2 उठा के लेकर आया था वो अब टिश्यूज़ को O2 वापस कर देगा, ठीक है। अब जैसे हमने अगर खाना खा रखा होगा, ठीक है, अगर जैसे हमने खाना खा रखा है और वो ब्लड जो है टिश्यूज़ में हमें ऑक्सीजन देके चला जाए, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो फूड है उसका रिएक्शन हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं इस वाली रिएक्शन को हम। तो वो 6 CO2 + 6 वाटर निकालेगा मॉलिक्यूल्स की और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो क्या हुआ, हमने पहले क्या लिया, हमने पहले ब्रीथ लिया, इनहेलेशन किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हमारे एल्वुलाई तक पहुंची, एल्वुलाई ने ऑक्सीजन किसको दे दिया, ब्लड को, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ गैस का, ठीक है। उसके बाद जब ऑक्सीजन या ब्लड तक पहुंचा उसने ऑक्सीजन किसको दे दिया, टिश्यू को दे दिया। वो ऐसे ही CO2 का प्रोसेस होगा कि CO2 उसने कैसे लिया, CO2 गया हमारे पास ब्लड के पास, ब्लड से उसने ट्रांसपोर्ट किया एल्वुलाई तक, और एल्वुलाई ने सिंपल एक्सहेलेट कर दिया थ्रू द ब्रीथिंग, एक्सहेलेशन हो गई CO2 की, ठीक है। ये हमारे रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये सारे स्टेप। सो गाइज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। एक नॉर्मल पर्सन और एक हेल्दी पर्सन, एडल्ट पर्सन की जो ब्रीथिंग है वो कितनी है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट जो है वो ब्रीथ लेता है, ठीक है। मैकेनिज्म के अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं 2 स्टेप्स, एक होता है इन्हेलेशन और एक सेकंड होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन 2 स्टेप्स होते हैं, और जो मैकेनिज्म होता है वो किसकी वजह से होता है, थोड़ा सा केज की वजह से, हेल्प की वजह से मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का, ठीक है।
एक्चुअली में जो मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट के अंदर। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है पहले तो ये बताती हूँ। प्रेशर ग्रेडियंट एक्चुअली में होता है क्या है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में गैसेस का फ्लो करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कम गैसेस हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सॉरी प्रेशर यहाँ पे कम प्रेशर और यहाँ पे क्या है ज़्यादा प्रेशर है। तो जो गैसेस होंगी चाहे वो O2 हो या चाहे वो CO2 हो, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर प्रेशर से वो लोअर प्रेशर की तरफ जाएंगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो डायफ्राम है जो और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट, इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैकेनिज्म में होना, ठीक है। अब ये होता है कि डायफ्राम तो हमें पता है कि ये डायफ्राम है, ठीक है, जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। बट ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? ये आपको रिब्स दिख रही है, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है कि लेटरल साइड पर लंग्स के रिब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो रिब्स के बीच में का जो ये बीच के जो हिस्सा होता है, जो स्पेस होता है रिब्स के बीच के स्पेस को, उसको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। ये कैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हेल्प करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे ये दो टाइप की होती है, एक तो होता है इसका एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग में हेल्प करती है, वेयर एज जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो हमारी फोर्सफुल रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स, कि मैं एक एक करके बताती हूँ। तो पहला क्या था? इंस्पिरेशन था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनहलेशन। तो इसके अंदर डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का कैसे कैसे जो काम करता है, हेल्प करता है, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम सबको पता है डोम शेप्ड का होता है, ठीक है, ये रहा डोम शेप। तो क्या होता है जब हम इंस्पिरेशन मतलब हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को, तो डायफ्राम क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने आपको दिखा रखा है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये नीचे की साइड आएगा तो ये फ्लैट शेप में आ जाएगा, ठीक है। जब ये फ्लैट शेप में आया, इधर तो हमें लंग्स को इतनी जगह मिल रही थी, जब ये एकदम फ्लैट शेप में आएगा तो लंग्स को और ज़्यादा इधर कितने सारे स्पेस मिल जाएगा ना लंग्स को। तो इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा थोड़ा सी कैविटी का और हमारे पल्मोनरी कैविटी का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो एक हमारा तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो हमारे इसके अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और जो प्रेशर होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होते ही प्रेशर जो होगा थोड़े से कैविटी के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या होगा, जो O2 जो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है उनका प्रेशर बाहर के अंदर के मुताबिक ज़्यादा होगा और O2 का प्रेशर जो है लंग्स के अंदर वो क्या था, कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रेशर ग्रेडियंट जो O2 है वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाएगा थ्रू द इनहलेशन या इंस्पिरेशन। एयर एंटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स, ठीक है। इतना था, समझ आ गया। अब क्या होता है नेक्स्ट, इंटरकोस्टल। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो क्या करता है, सी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम इनहलेशन लेते हैं। तो इनहलेशन लेंगे तो ये बाहर की साइड को जाएंगे, ठीक है। इनहलेशन होगा तो क्या होगा, जो हमारे रिब्स होगा, ये रिब्स को होगी वो लिफ्ट अपवर्ड, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये अपवर्ड की साइड जाएंगे। आप सांस लेके देखिए तो आप सांस लीजिए, अंदर की साइड जब आपने सांस लिया तो आपके लंग्स जो फूल जाएंगे। तो लिफ्ट अप हो रही है ना, जो रिब्स हो रही हैं वो लिफ्ट अपवर्ड की साइड आ रहा है, क्योंकि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो आपस में जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर मैंने पिछली तरह की बात हो गई, जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और जो एयर है वो एंटर कर जाएगी हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सपिरेशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सलेशन। इसके अंदर डायफ्राम का क्या काम होता है? सी डायफ्राम क्या है, अभी इसने इंस्पिरेशन लिया, इसने अभी इनहेलेशन लिया, तो वो रिलैक्सेशन मतलब फ्लैट शेप के अंदर होगा। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं मतलब एक्सहेल करते हैं तो वो रिलैक्स होती है। तो जब वो रिलैक्स होगी तो ऊपर की साइड जाएगा ना, जैसे ऊपर की साइड जाएगा तो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जैसे हम बोलते हैं डोम शेप में। तो डायफ्राम क्या आ गया, नॉर्मल शेप में आ गया आफ्टर द रिलैक्सेशन। तो जब वो अपने नॉर्मल शेप के अंदर आएगा तो मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो लंग्स है उनको फिर दोबारा उनका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम के अंदर, इंक्रीज़ किसके अंदर हो जाएगा, प्रेशर के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर CO2 है उसका कंसंट्रेशन प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। CO2 का कंसंट्रेशन जो प्रेशर है वो कम होगा। तो इस वजह से जो है हमारा CO2 जो है हमारे लंग्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा है प्रेशर उसका एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ठीक है, CO2 बाहर चला गया,
तो डायफ्राम की वजह से हुआ। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एक्सहेलेशन में क्या काम करता है कि जब एक्सहेलेशन होता है तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है जो हमारा, वो क्या करता है, रिलैक्स होता है। जैसे ही रिलैक्स होगा वो अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ही वो नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, इंटरकोस्टल नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, वैसे ही हमारा रिब्स और जो केज है वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होते ही प्रेशर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम जैसे कम होगा प्रेशर वैसे इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो एयर है वो हमारा थ्रू द बॉडी जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है। And yeah, here mechanism of breathing topic is finished, and in few days I will upload the video of exchange of gases. So guys, if you have any query regarding to this video, please comment below, and if you like my videos, so please guys hit the like button and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching. Bye bye.